जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ 1 इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, 2 डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, 3 इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, 4 डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। द करेक्ट आंसर इज, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप कोगुलेंट ऐड करेंगे तो कोगुलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कोगुलेशंस क्या है। तो कोगुलेशन एक तरह का प्रोसेस है जिससे कि हम लोग क्या क्या रिमूव कर सकते हैं। इट कैन रिमूव टर्बिडिटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, इसमें हम लोग बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, हमारा कलर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशंस। अब याद रखिए, जितना अमाउंट ऑफ कोगुलेंट हम ऐड करेंगे तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ेगी। तो टर्बिडिटी हमारी, जितने अमाउंट ऑफ कोगुलेंट डालेंगे उतनी हमारी टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और हमको पता है कि टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द कोगुलेशन प्रोसेस, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कोगुलेशन प्रोसेस को। अब टेम्परेचर हमारे विस्कोसिटी के साथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी के साथ घटेगी। और जितने अमाउंट ऑफ हम लोग कोगुलेंट ऐड करेंगे उतनी हमारी टर्बिडिटी बढ़ेगी। तो हमारा इंक्रीज क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हमारे टर्बिडिटी, और डिक्रीज क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ घटेगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला दिया हुआ इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही जवाब है। फिर दूसरा दिया हुआ डिक्रीज इन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा है हमारा इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 दिया हुआ यहाँ पे डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब टेम्परेचर के साथ हमारी क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब इसमें 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 2 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 1 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, the detention period and overflow rate respectively for plain sedimentation as compared to sedimentation with the coagulation are generally. Option A less and more, option B less and less, option C more and less, option D more and more। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड कितना होगा और हमारी सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन का डिटेंशन पीरियड कितनी हो जाएगी। इसी तरह आपको ओवरफ्लो रेट के बारे में पूछा गया है, प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना होता है और सेडिमेंटेशन एडेड विद द कोगुलेशन का कितना होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड कितनी होती है, 4 से 8 आवर होती है। और ओवरफ्लो रेट हमारी कितनी होती है, 500 से लेके 750 लीटर पर आवर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे डे में देगा क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए 12,000 से लेके 18,000 हमारी कितनी होती है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से। इसी तरह हमारा सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशंस का भी कितना हो जाएगा हमारा, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 24,000 से लेके 30,000 हमारी लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के बीच में। तो यहाँ पे देखिए प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड ज़्यादा है और सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन का डिटेंशन पीरियड कम है एज कम्पेयर टू, मतलब ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ओवरफ्लो रेट देखिए यहाँ पे प्लेन सेडिमेंटेशन का कम है और सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन का ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर एंड लेस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए लेस एंड मोर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी लेस एंड लेस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी मोर एंड लेस, डिटेंशन पीरियड ज़्यादा होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का और ओवरफ्लो रेट हमारी कम होती है किसकी, तो प्लेन सेडिमेंटेशन की। अब यहाँ पे समझना है सबसे पहले हमको कि ओवरफ्लो रेट क्या होता है। तो ओवरफ्लो रेट क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड करते हैं पर यूनिट टाइम में पर हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस लोडिंग रेट भी बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा ओवरफ्लो रेट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43, द एलम एज ए कोगुलेंट is found to be effective when pH of the water is, option A 2 to 4, option B 4 to 6, option C 6 to 8 and option D 8 to 10। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है
कि एलम जो कोगलेंट है वो कौन से पीएच पे इफेक्टिव होती है। तो ये याद रखिएगा, एलम जो हमारी इफेक्टिव होती है कौन से पीएच पे, तो पीएच 6.5 से लेके 8.5 पीएच पे हमारी एलम कोगलेंट इफेक्टिव होती है। और जो एलम का डोज है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है, कलर पे डिपेंड करता है, उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लेकिन यहाँ पे जो एलम है वो कौन से पीएच पे इफेक्टिव होती है, तो जनरली 6.5 से लेके 8.5 पीएच में इफेक्टिव रहती है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 2 to 4 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 4 to 6 ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 6 to 8, हमने देखा हमारी पीएच इफेक्टिव कितने में होती है एलम, तो 6.5 से लेके 8.5 के बीच में। तो यहाँ पे हमारी सी करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 44, डिटेंशन पीरियड इन द कोगुलेशन टैंक इज केप्ट एज। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेंशन पीरियड पूछा गया है कि कोगुलेशन टैंक का कितना होता है। तो याद रखिएगा जो डिटेंशन पीरियड होता है हमारा कोगुलेशन टैंक का कितना होता है, तो कोगुलेशन टैंक का हमारा होता है 2 to 6 आवर के बीच में। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 to 2 मिनट बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 30 to 45 मिनट बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 2 to 6 आवर, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पे डिटेंशन पीरियड मतलब क्या, कि कितनी एवरेज टाइम टेकन बाय वाटर टू ट्रेवल फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, उसे हम लोग बोलते हैं डिटेंशन पीरियड। तो डिटेंशन पीरियड यहाँ पे कोगुलेशन टैंक का पूछ रहा है, तो कोगुलेशन टैंक का हमारा कितना होता है, तो 2 to 6 आवर। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर अल्कलिनिटी इन वाटर फॉर फ्लोकुलेशंस, ऑप्शन बी डज नॉट अफेक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द वाटर, एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। अब याद रखिएगा कि जितनी हाइयर अल्कलिनिटी वाटर रहेगा तो मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर्ड रहेगी। अब जितना अमाउंट ऑफ कोगुलेंट ऐड करेंगे मतलब पीएच क्या हो जाएगी, हमारी लो हो जाएगी। तो याद रखिएगा हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर अल्कलिनिटी इन वाटर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी डज नॉट अफेक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द वाटर बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन डी डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, डी इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग एलम को मिलाते हैं एज ए कोगुलेंट, तो वो क्या करता है, इट कैन कॉज परमानेंट हार्डनेस। वो क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस हमारी बढ़ा देती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, द केमिकल मोस्टली कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेजेस, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी लाइम, एंड ऑप्शन डी सोडियम परमैंगनेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा केमिकल हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं लाइम। अब लाइम हमारा क्या होता है, इट इज यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ऑल्सो। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन की हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग वी कैन यूज लाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट बिल्कुल जवाब है। ऑप्शन सी लाइम, लाइम इज द करेक्ट आंसर। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ऑल्सो। ठीक है, और ये लाइम किससे बनता है, ये तो आपको पता ही है। जो हमारा लाइम किससे बनता है, तो लाइम स्टोन से बनता है। और किससे बनता है, तो डोलोमाइट से बनता है। डोलोमाइट को हम लोग और बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में भी आपको काम आता है। क्वेश्चन नंबर 47, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर अडॉप्ट टू रिमूव, ऑप्शन ए डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी डिजॉल्व सॉलिड्स एंड डिजॉल्व गैसेस, ऑप्शन सी फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजॉल्व गैसेस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड। अब यहाँ पे पूछा गया रैपिड ग्रेविटी फिल्टर विच इज यूज टू रिमूव बैक्टीरिया। इससे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया रिमूव करते हैं और जो कोलाइडल सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, जिसको विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम लोग खुले आंख से नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग रिमूव करते हैं रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से। तो याद रखिएगा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से हम लोग रिमूव करते हैं बैक्टीरिया को और दूसरा हमारा कोलाइडल सॉलिड्स को। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी डिजॉल्व सॉलिड्स एंड डिजॉल्व गैसेस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजॉल्व गैसेस बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड्स, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टर इज अबाउट, ऑप्शन ए 50 to 160, ऑप्शन बी 100 to 150, ऑप्शन सी 500 to 600, ऑप्शन डी 1400 to 1500। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया है फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी स्लो सैंड फिल्टर की। ऑब्वियस सी बात है, फिल्ट्रेशन रेट हमारी स्लो सैंड फिल्टर की क्या रहेगी,
कम रहेगी। अब वो कितना रहेगी, तो ये जो हमने यहाँ पे टेबल लिखा हूँ आपको, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, इसको कभी भी छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देखते हैं। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देखिए स्लो सैंड फिल्टर कितनी होती है, 100 to 200 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। तो याद रखिएगा 100 to 200 के बीच में होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 50 to 160। अब देखिए इस ऑप्शन में ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट हमारा बी है, 100 to 150 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 49. Effective size of sand particle is used in slow sand filter is option A 0.25 to 0.35 mm, option B 0.35 to 0.60 mm, option C 0.60 to 1 mm and option D 1 to 1.80 mm। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया इफेक्टिव साइज हमारी सैंड पार्टिकल्स की क्या होगी स्लो सैंड फिल्टर में, जैसा कि हमने एक टेबल देखा था क्वेश्चन नंबर 48 में। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं इफेक्टिव साइज स्लो सैंड फिल्टर की कितनी होती है, 0.25 से लेके 0.35 mm के बीच में होगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए 0.25 टू 0.35 mm, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स ऑप्शन 1 स्लो फिल्ट्रेशन रेट, 2 हायर फिल्ट्रेशन रेट, 3 लेजर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया एंड हायर एफिशिएंसी इन द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। द करेक्ट आंसर इज, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर्स का फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा और उसकी इफिशिएंसी क्या रहेगी। बिल्कुल आप जानते होंगे स्लो सैंड फिल्टर मतलब उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, और जितनी हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम रहेगी उतना हमारी बैक्टीरिया इफिशिएंसी ज़्यादा होती है रिमूवल की। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। पहला दिया स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, बिल्कुल सही जवाब है, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर हमारी स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट होती है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है हायर फिल्ट्रेशन रेट, ये तो गलत होगा। फिर तीसरा दिया है लेजर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी गलत होगा। फिर चौथा दिया है हायर एफिशिएंसी इन द रिमूवल ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 1 and 2 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन 2 and 2 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 1 and 4, सी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज आपको रैपिड सैंड फिल्टर में पूछा जाता, तो रैपिड सैंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो जाती और उसकी बैक्टीरिया एफिशिएंसी रिमूवल की कम होती है एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। तो ऐसा भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।